नमस्कार दोस्तों। मैं रितेश सर आज आप लोगों के लिए एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं। आज हम लोग एमपीपीएससी अभ्यर्थियों की आंसर राइटिंग यानी कि लेखन कला या लेखन शैली की मैं बात करूं तो कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है, उस विषय पर हम लोग चर्चा करें। अमूमन आए दिन ये देखा जाता है कि बच्चों को लेखन कला में बड़ी ही दिक्कत आती है। तो इसी समस्या को देखते हुए आज मैं आप सभी के समक्ष इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक सिर्फ एमपीपीएससी के 3 मार्कर पर बात करेंगे। एमपीपीएससी में 3 प्रवृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि एक होता है 2 मार्कर, नेक्स्ट है हमारा 7 मार्कर, देन 10 मार्कर। तो हम इसे 3 खंडों में विभाजित कर कर क्रमवार इनको सीखेंगे और इसके लिए मैं आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर बोर्ड पर करवाऊंगा अभी, और हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न की प्रवृत्ति होती है और हम उसको कैसे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग 3 मार्कर पे बात कर रहे हैं। आप लोग 3 मार्कर के लिए इसे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक, हमारा विषय आज 3 मार्कर है। तो अभी हम बच्चों 3 मार्कर पर बात कर रहे हैं, है ना, कि 3 मार्कर एक कैसा लिखा जाए। तो सबसे पहले 3 मार्कर लिखने से पहले हम लोग ये समझ लें कि 3 मार्कर की प्रवृत्ति क्या होती है। ठीक, एमपीपीएससी में हम लोगों को प्रश्न की प्रवृत्ति को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, एक तो एमपीपीएससी में जो प्रश्न होता है 3 मार्कर यानी जो 2 मार्कर होता है, सॉरी, जो 2 मार्कर होता है उसकी जो प्रवृत्ति होती है, सबसे पहले एमपीपीएससी में व्याख्यात्मक या फिर परिभाषा के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, व्याख्या या फिर परिभाषा के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके के प्रश्नों की बात करेंगे, है ना। जैसे कि मैं एक प्रश्न यहाँ पर लेता हूँ, जैसे कि विकेंद्रीकरण, है ना। विकेंद्रीकरण, अभी हमारे पास ये एक 2 मार्कर प्रश्न है। तो इसको लिखने के लिए एमपीपीएससी में क्या अप्रोच होना चाहिए हम लोगों की, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि विकेंद्रीकरण क्या है। ठीक, तो हम लोग क्या बताएंगे कि सबसे पहले विकेंद्रीकरण क्या है, इस पर बात करेंगे। तो विकेंद्रीकरण एक राजनीतिक शब्द है। क्या है? राजनीतिक शब्द। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि अ, एक राजनीतिक शब्द, एक राजनीतिक शब्द। ठीक, अब हमें यह बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ क्या होता है इसका, अर्थ बता देंगे। ठीक, तो अर्थ बता दीजिए आप। इसका अर्थ होता है सत्ता का, सत्ता का ऊपर से नीचे की ओर हस्तांतरण, हस्तांतरण। ठीक, हस्तांतरण ही, हस्तांतरण। ठीक है, इतना भी लिख देंगे, सफिशिएंट। ठीक, अगली बात हमें यह बताना चाहिए कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है। ठीक, या फिर इसका आधार क्या है। ठीक, तो हम लोग आधार बता देंगे। इसका आधार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार आप लोग देखेंगे तो आर्टिकल 40 यह कहता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, वहां पर पंचायतों के गठन की बात की गई है ना। तो भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 क्या है, इसका आधार है। ठीक, अगली जो बात है बच्चों, हम लोग ये बताएंगे कि इसका उदाहरण क्या है। तो एक आध उदाहरण बता दीजिए, एक आध उदाहरण बता दीजिए। आप लोग जानते हैं कि
73वां संविधान संशोधन 1993 और 74वां संविधान संशोधन, ये दोनों ही पंचायती राज और नगर निकाय के लिए किए गए थे। ठीक, और दोनों ही सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं। तो हम लोग क्या बता देंगे, 73वां व 73वां व 74वां संविधान संशोधन। ठीक, तो हमारे पास चार लाइनें होती है, 3 मार्कर, सॉरी 2 मार्कर में। तो 2 मार्कर में हम एग्जामिनर को चाहिए कि कम से कम 4 बिंदु तो बताए, है ना। तो हमारी अप्रोच ये होना चाहिए कि हम छोटे छोटे पॉइंट्स में कम से कम उसको कितने पॉइंट बता दें, 4 पॉइंट बता दें। यदि हम इस प्रकार से प्रश्नों को डील करते हैं, है ना, थ्योरी वालों को, तो इसमें हमें बेहतर नंबर मिलेंगे और संभवतः इसमें संभावना है कि हमें पूरे में से पूरे नंबर मिले, है ना। इसलिए हम इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को डील करेंगे। हम जानते हैं कि विकेंद्रीकरण की यहाँ पर हमें परिभाषा बताना है, लेकिन एमपीपीएससी में आमतौर पर देखा गया है कि जिन प्रश्नों पर परिभाषा लिखते हैं उनको बहुत ही कम मार्किंग होती है, और यदि आप इसकी परिभाषा लिखने जाएंगे तो 4 लाइन में केवल और केवल उसकी परिभाषा आएगी और उस पर आपको मुश्किल से आधा नंबर और 1 नंबर मिलेगा। क्लियर। तो हमें क्या करना चाहिए, एक बेहतर अप्रोच क्या हो, इसके लिए उस पर हमने बात करी है कि हमें क्या करें, हम क्या करें, प्रश्न को पहले ये बताएं कि वो प्रश्न है क्या, एक्चुअल में चीज है क्या। विकेंद्रीकरण की बात करी तो हमने विकेंद्रीकरण क्या बताया कि विकेंद्रीकरण एक राजनीतिक शब्द है। ठीक, दूसरी बात हमने क्या बताई कि इसका अर्थ क्या होता है, सत्ता का ऊपर से नीचे की ओर हस्तांतरण। ठीक, तीसरी बात हमने ये बता दी कि इसका आधार क्या है। सत्ता का विकेंद्रीकरण हम कर तो रहे हैं, लेकिन किस बेस पर कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, हमने ये बता दिया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या इसका कोई एग्जाम्पल है भारत के संदर्भ में। तो हमने देखा कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन विकेंद्रीकरण को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही किया गया था। इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, एक बेहतर एग्जाम्पल हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से यदि हम इस प्रश्न को डील करेंगे तो इसमें संभावना है कि आपको 2 में से 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक, अगला एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं। आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा और देखा होगा कि एक शब्द आता है त्रिशंकु सरकार। क्या आता है, त्रिशंकु सरकार। त्रिशंकु सरकार। अब मान लीजिए कि 2 नंबर में आपके पास ये प्रश्न आ गया और लिखा है त्रिशंकु सरकार, तो इसमें आप लोगों की अप्रोच क्या है ना। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये क्या है, त्रिशंकु सरकार क्या है ना। तो सबसे पहले हम ये बता देंगे कि यह एक राजनीतिक राजनीतिक शब्द है। क्या है, राजनीतिक शब्द है। दूसरी बात हमें यह बताना है कि त्रिशंकु सरकार होती क्या है, त्रिशंकु सरकार होती क्या है। तो हम बता देंगे अर्थ क्या है इसका। अर्थ क्या है, तो जब किसी सरकार को या किसी दल को किसी दल को आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत ना हो, स्पष्ट बहुमत बहुमत प्राप्त न हो, प्राप्त न हो, तथा सरकार का गठन तथा सरकार का गठन गठबंधन गठबंधन या अल्पमत से किया गया, गठबंधन या अल्पमत से किया तो उसे ही क्या कहते हैं, त्रिशंकु सरकार कहते हैं। आप लोग वर्तमान में देख रहे हैं, इसका उदाहरण क्या बता सकते हैं आप लोग, वर्तमान में एनडीए की सरकार है। किसकी सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो एनडीए की सरकार, वर्तमान एनडीए की सरकार,
क्या है, त्रिशंकु का उदाहरण है। ठीक, पहली प्रवृत्ति हमने समझी कि ऐसे प्रश्न जिनमें परिभाषा पूछी जाती है उसको हम इस तरीके से डील करेंगे। यदि हम इस तरीके से डील करते हैं तो हमें बेहतर नंबर मिलने की संभावना आयोग के द्वारा बनी रहेगी। ठीक, दूसरी बात, 2 मार्कर में एक पैटर्न यह होता है कि तथ्यात्मक जानकारी पूछी जाती है। कैसी जानकारी पूछी जाती है? तथ्यात्मक जानकारी, है ना। तथ्यात्मक जानकारी बोले तो फैक्चुअल जानकारी, है ना। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने पूछा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था। अब यहाँ पर आपको उच्च न्यायालय क्या है, कब गठित हुआ, क्यों गठित हुआ, उसका आधार क्या था, इतनी बातें न बताते हुए सीधे ये बताना है कि उच्च न्यायालय का गठन कब किया था। ठीक, तो आप लोग जानते हैं, है ना, कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था। तो इस प्रश्न को डील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे तौर पर बताएंगे कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन 1 नवंबर 1956 को 56 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 खंड 1 के तहत किया गया था। अब इस प्रश्न में हमें इधर उधर की बात करने की आवश्यकता नहीं, इसको हमें सीधे डील करना है। ठीक, उन्होंने क्या पूछा था, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था, तो हमने क्या बता दिया भैया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 के तहत किया गया था। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस तरीके के बुलेट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना चाहिए। बच्चे आमतौर पर ये नहीं करते हैं क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, और दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास समय कम होता है। समय बहुत ही कम होने की वजह से बच्चे क्या करते हैं, अंडरलाइन नहीं करते। लेकिन हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो हमारी कॉपी दूसरों की तुलना में थोड़ी सी अलग दिखती है, और जो कि एग्जामिनर को हमारे बुलेट पॉइंट पर नजर डालने के लिए मजबूर करती है। और यदि हम इस तरीके से करते हैं तो इस कंडीशन में भी हमें पूर्ण मार्क्स मिलते हैं। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतनी ही जानकारी है ना। बाकी का हम अगली क्लास में बात करेंगे, और कल की क्लास में हम लोग 7 मार्कर को देखेंगे कि एक बेहतर 7 मार्कर किस तरीके से लिखा जाए, क्या उसकी अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से लिखा जाए ताकि हमको अधिकतम नंबर अर्जित हो, उसमें अधिकतम मार्क्स मिले, है ना। और आप लोग जानते हैं कि आंसर राइटिंग कला एमपीपीएससी की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। जिसमें ये कला नहीं है, समझ लो कि सिलेक्शन से वो बहुत दूर है। ठीक, तो आज के लिए बेटा इतना ही।